हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम जो बड़ी खबरें होती हैं उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है ये बताने की कोशिश करते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलता। जो भोंपू मीडिया है, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो सिर्फ अपनी सरकारों को खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन हम मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि खबरों के पीछे की खबर आप तक पहुंचाएं, ताकि आप सच्चाई समझ सकें, खबरों के पीछे क्या हकीकत है वो समझ सकें, नेता जनता के साथ कैसे खेलते हैं ये भी समझ सकें। आज मेरे साथ अनीस अहमद खान साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ख़ास तौर पर आप आरएसएस और बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। अभी आपने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी का प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा। मैं अनीस अहमद खान साहब से ये समझना चाहता हूँ, वेलकम है अनीस अहमद खान साहब मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा शो, जिसको बहुत बड़ा शो बना करके इंटरनेशनल अफेयर्स में और इंटरनेशनल लेवल पर और पूरा शायद दुनिया के मीडिया को मैनेज किया गया, अमेरिकन मीडिया भी और भारतीय मीडिया भी, इसका क्या मकसद था? और इसमें जो ख़ास बात मुझे नज़र आती है, उसमें मोदी जी ने वहाँ बोला है अब की बार ट्रंप सरकार। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये बीजेपी, आरएसएस और ट्रंप, उनका क्या ऐसा है कि ये एक दूसरे को हुकूमतों में देखना चाहते हैं? आखिर क्या मकसद है इसका? दूसरा सवाल मैं बाद में आपसे पूछूंगा, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। इसके बाद मैं पूछूंगा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी ने कैसे मैनेज किया है इतना बड़ा शो। तो पहले आप मुझे इसका सियासी एंगल बताइए कि आखिर इन दोनों में कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को पॉलिटिकली मजबूत रखना चाहते हैं। भाई देखिए, जो सरकार है और ट्रंप जिसके प्रेसिडेंट है अमेरिका में, वो रिपब्लिकन है। जी। भारत में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ये आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं, ये दक्षिणपंथी है, और वो सरकार भी दक्षिणपंथी है। दोनों सरकारों के माइंडसेट ऐसा है। हाँ। आप अगर देखेंगे तो जो ट्रंप के बार बार ये आता है कि सबसे पहले ब्लैक और अमेरिकन से इन्होंने शुरू किया, फिर उसको धीरे धीरे करके उन्होंने मुस्लिम पे ले आए कि मुस्लिम हार्डलाइनर होते हैं, इनको नहीं आना चाहिए। एक बात तो आपको याद होगा, उन्होंने 7 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके लोगों को बैन कर दिया था कि वो हवाई जहाज से भी नहीं उतर सकते वहाँ पे, जिसके ऊपर अमेरिकन ने विरोध किया था। पूरा हवाई अड्डा उन्होंने ले जाके जाम कर दिया था। फिर इनको दूसरे दिन ही सलाह खोलना पड़ा था। मैक्सिको में देखिए कि आप ये दीवार बनाएंगे सब, तो ये बहुत ही ज़्यादा काले गोरे करके, और उसी के लिए आप देखिए कि हिंदुस्तान में इनके हवन हुए थे कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कुछ लोगों ने तो साहब, एक गांव का नाम हरियाणा में ट्रंप के नाम पे रखा गया है। हाँ, तो वो तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो इस तरीके से इनका होने लगा था। और वही इनकी मेंटल, जैसे कि अब यहाँ बीजेपी की जो आरएसएस की जो है वो भी मुस्लिम विरोधी नीति है। यानी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बात करते हैं तो मुस्लिम विरोधी उसमें ज़्यादा आता है, क्रिश्चियंस कम आते हैं। तो दोनों की एक सी जो वो है सोच एक जैसी है। लिहाजा इन्होंने इनके जो मिलने का वो है वो ये है। अभी ये यहाँ पे नफ़ा नुकसान नहीं देख रहे हैं कि हमारा नफ़ा कैसे होगा, नुकसान क्या। देश की बात नहीं, ये आइडियोलॉजी की बात से जुड़ रहे हैं, देशों की बात से नहीं जुड़ रहे हैं। चाहे देशों का नुकसान हो जाए, आइडियोलॉजी हो रहा है, देशों का नुकसान, वो एक अलग बात है, अलग बहस है, कभी हम करेंगे। अब जो 23,90,000 के तकरीबन वहाँ पे भारतीय हैं, और जो टेक्सास के भारतीय हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेट हैं वहाँ पे। वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, वो डेमोक्रेट हैं जो इनकी राइवल पार्टी है। हाँ, क्योंकि जब ओबामा को उन्होंने 78% वोट दिए थे ओबामा को। और इसके बाद जब हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई इनके ट्रंप के खिलाफ, तो इनको भी उन्होंने आपके मोर देन 65 से भी ज़्यादा % वोट दिए थे। हरदम वो लोग डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। वो अमेरिका में आपने देखा होगा, आप तो स्टडी करते हैं इन चीज़ों की, अमेरिकन में जो अगर डेमोक्रेट है तो वो डेमोक्रेट है, और रिपब्लिकन है तो फिर रिपब्लिकन है। 2 पार्टी सिस्टम है। 2 पार्टी। यहाँ जैसा नहीं कि यानी भक्त बन जाए एकदम से, या फिर एंटी हो तो ऐसे हो कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखते, उनके यहाँ आइडियोलॉजी मायने रखती है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया गया। और आरएसएस, चूँकि अब यहाँ बात आती है कि ये जो
जो ऑर्गेनाइज किया गया, तो ट्रम्प का इलेक्शन का दौर है, मोदी जी गए वहाँ पे, एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे हुआ क्या हुआ वो आपने कहा कि आगे बताएंगे उसको। तो उसके पीछे वजह यही थी कि इनको ले जाके, ट्रम्प का मतलब ये था कि हमारी कैंपेन की जाए, और मोदी जी ने झटके में आके कैंपेन कर दी। अब वोट ना मिले ये उनकी मर्जी है, क्योंकि वो जो प्रवासी हैं अमेरिकन भारतीय वहाँ पे प्रवासी, वो कभी हिंदुस्तान आए नहीं, ना वो वोट देते हिंदुस्तान में, ना हिंदुस्तान में टैक्स देते हैं, ना उन्हें इंडिया का ये मालूम है कि यहाँ कौन सी परेशानी हो रही क्या हो रही, वो तो अपने मस्त रहते हैं। चूँकि एक इवेंट हो रहा हुआ अमेरिका में, देखिए मेरी बेटी वहाँ थी कैलिफोर्निया में, गूगल में थी, तो कैलिफोर्निया में एक जगह होली मनाएगी, होली के टाइम पे था, तो उसका फ़ोन आया, डैडी यहाँ होली मनाई जा रही है और मैं जा रही हूँ, इसलिए कि मैं हिंदुस्तान इतने भारत में देख नहीं पाई, इतने दिनों से रह रही हूँ, तो गई, उसने एंजॉय हुआ। हमने पूछा वहाँ क्या था, बोले वहाँ तो सब लोग पिकनिक के मूड में आए थे कि सब इंडियन मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो उतना भारत के बाहर रहते रहते वो इंडिया वर्सेज चल रहे, इंडिया वर्सेज इंडिया हो जाता है, तो वो मुलाकात होती है। तो इतना बड़ा इवेंट जो 50,000 लोगों का कराया है इन्होंने, वो उसकी वजह यही थी, उसमें भीड़ भी इसीलिए इकट्ठी हुई। देखिए अगर आप ये देखिए कि जब कोई VVIP है, पॉलिटिशियन, हेड ऑफ स्टेट जाता है, तो भांगड़ा नहीं होते हैं स्टेज के ऊपर, जो रैप आर्टिस्ट हैं या जो पॉप आर्टिस्ट है वो नहीं गाते हैं उसके ऊपर, वो तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब देहातों में चुनाव के लिए जाते हैं तो हम लोग ऐसे लोग लेके जाते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन, बैंड बाजे नहीं, मतलब एक नाटक कंपनी होगी या छोटा सा कोई ग्रुप होगा जो गाना बजाना गाएगा स्टेज के ऊपर, भीड़ इकट्ठी होने लगेगी, फिर नेताजी भाषण। और अब तो नए जमाने में फिल्म हीरो और हीरोइन उनको भी बुलाया, यहाँ पे भी यही हुआ है, इसमें बड़े बड़े जो कल्चर सेलिब्रिटी थे, ये लोग सुनने नहीं आए थे, एंटरटेनमेंट 100%, क्योंकि एक बात और, उनको भारत, हिंदुस्तान की, भारत की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, अमेरिका की जो जिंदगी है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंसान किसी पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता। अपनी फैमिली के बारे में भी, एक ही फैमिली के हेड ऑफ फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे टेबल पे खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, और जब पेमेंट का नंबर आता है तो हर इंसान अपने अपने पर्स से शेयर देता है, बाप बेटे के लिए नहीं देता, हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं देता। उस तरह के माहौल में इतने बड़ी इवेंट मैनेज करना, कोई अपनी जेब से खर्च कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता। ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ? ये भाई देखिए इस तरीके से हुआ कि ये फ्रेंड्स ऑफ टेक्सास एक सोसाइटी बनाई गई, उसके उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये फ्रेंड्स ऑफ टेक्सास की जो पीछे अगर आप देखिए तो भारत में हमारे यहाँ पे, एक बार मैं गया हूँ टेक्सास, देखा है। RSS है, जो RSS के हेडक्वार्टर है, वहाँ पे विदेशी मीडिया है, एक बाकायदा ऑफिस है जो कि कोऑर्डिनेट करता है। उनकी कम से कम 600 ब्रांचेज हैं अमेरिका में, सब जगह। अच्छा, उसमें अमेरिका में भी है, दुनिया भर में। हाँ, तो वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो अनीस अहमद खान साहब बता रहे हैं। दुनिया भर में RSS की 600 ऑफिसेज हैं जो काम कर रही हैं। ये सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ सरकार बन गई, कहाँ से काम हुआ होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब वहाँ पे HSS है, यहाँ RSS है, और अमेरिका की जमीन विदेशों में HSS होता है, हिंदू सेवा संघ। अच्छा। हाँ, यहाँ RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ हिंदू सेवक संघ। ये इन्हीं की सिस्टर हाँ, राष्ट्र इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो अमेरिका है, राष्ट्रीय नहीं कह सकते हैं, वहाँ अमेरिका है, राष्ट्रीय नहीं कह सकते, यहाँ राष्ट्रीय कहते हैं, वहाँ हिंदू। तो उसका एफिलिएशन जो है वो राष्ट्रीय HSS से है। HSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक की वो है, और जिसको यहाँ से 1000 वॉलंटियर तो पहले ही भेजे गए थे RSS की तरफ से, जो वहाँ मैनेज कर रहे थे, और इनके जाने के कुछ दिन पहले 7,500
और लोग भेजे गए हैं वहाँ पे आपके टेक्सास, इसको और सफल बनाने के लिए कि ज़्यादातर हाथ में इनके हाथ में रहा है। मैं इसमें एक बात बताऊं, अमेरिका की वीज़ा के लिए लोग तड़पते रहते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी लोगों को मिलती नहीं है। आरएसएस के भेजे हुए लोग हज़ारों की तादाद में, जो अनीस साहब बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अमरीकी हुकूमत से बराह रास्त इनका राब्ता है ताकि इनके वॉलंटियर्स को इतनी बड़ी तादाद में वीज़ा दे दी जाए। ये खुद अपने आप में अलग से एक खबर है। आप बताइए आगे। भाई देखिए, इस ऑर्गेनाइज करने में 650 वेलकम पार्टनर थे। 600-650 वेलकम पार्टनर थे। अगर उनका कहीं से कहीं तक देखा जाए तो या तो एचएसएस से संबंधित वो लोग थे या उनका कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और इसी के साथ 150 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहीं की जो आरएसएस की थी वो वहाँ सक्रिय थी। जी। इसको इवेंट को, तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई व्यापारी पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करते हैं फंडिंग करके। ह्यूस्टन की जो इवेंट थी उसमें इसी तरह से इंडिया से बिजनेस हासिल करने वाले विदेशी लोग वो भी उसमें शामिल थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब आई देखिए, अब इसी से 1000 वॉलंटियर पहले भेजा गया, 7500 फिर बाद में भेजे गए हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा था। पैसे की तो कोई कमी थी नहीं वहाँ पे। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आया? भाई देखिए, अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुस्तान पे हुकूमत करती है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं होती। इन्वेस्टर बहुत होते हैं जो कि पैसा दे देते हैं। अब उसका नाम किसका कोई नहीं आएगा। हमने बताया ना कि 650 वेलकम पार्टनर थे, उनमें उन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया होगा। जाहिर सी बात, इतना सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि वहाँ तो खाने का पैसा एक दूसरे को नहीं देते हैं, तो वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे 650 वेलकम पार्टनर। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत हमारा एक बहुत बड़ा बाजार है। और फिर मोदी जी ने वहां जाके एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है, एक गैस कंपनी जो है उससे बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है। ये सारी चीजें हैं। तो ये अब ये आने वाले वक्त में इसको क्या इतना बड़ा जो पैसा लगाया है बिजनेस कम्युनिटी ने मोदी जी को वहां खुश करने के लिए या ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए, उसका कुछ भारत के लोगों की जेबों पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? आपने ऐसी बात कही, भारत के लोगों की जेबों पे तो असर पड़ ही रहा है। जी। आप ये देखिए कि 7 महीने पहले एक बजट आया था जो हमारा फाइनल बजट कहलाता है, तो 7 महीने के अंदर उसको 3 बार चेंज किया गया है। बताइए, ये सोच लीजिए, अभी हाल में ही उन्होंने उसमें से भाई मैं इतने लंबे अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है कि इनका अब बजट कब आता है और कब चला जाता है। पहले एक इवेंट होती थी साल में एक बार, उसके लिए कितनी तैयारियां होती थी, अखबारों में डिटेल छपती थी, कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई, कौन सी चीज़, और फिर वो साल भर चलती है हमारी, वो पूरी साल चलती थी। अब बजट भी ठीक से नहीं पेश किया जा सकता। ये सरकार चलाने का तरीका क्या है? अरे भाई, आप जो कह रहे हैं ना जेब पे असर है, आप ये देखिए 17 खरब रुपया इसी साल में विदेशी इन्वेस्टर ने निकाल लिया था, ले गए यहाँ से, क्योंकि एकदम से बोझ पड़ा था इसमें। इन्होंने टैक्सेस लगा दिए। अब इन्होंने टैक्सेस कम किए हैं तो यहाँ सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है। तो सेंसेक्स ऊपर जाने की वजह से ये नहीं है कि हर आदमी को काम मिल गया, हर आदमी की जेब में पैसा है। देखिए, सेंसेक्स ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, मैं अगर बेरोजगार हूं तो मैं तो बेरोजगार ही हूं ना। सरकार खुश कर ले, अखबारों में छाप ले, हम पढ़ लें, तो सरकार मुझे कुछ ना दे, आखिर मेरे किस काम का है? सेंसेक्स का फायदा किनको हो रहा है? जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन बड़े हैं, उनका है कि उनको अब ये करेंगे तो एकदम से सेंसेक्स हाई हो गया, ये नहीं करेंगे तो पैसा नहीं। तो उससे आम आदमी के ऊपर असर पड़ने का नहीं। वही मैं कह तो अब ये सब जो आपने पूछा ना कि आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो आम आदमी को अभी तक कोई फायदा हुआ ही नहीं है। अब तो वो 10 रुपये और 5 रुपये के बिस्किट के पैकेट खरीदने में भी आम आदमी को दिक्कत हो रही है। जो अंडरवियर है, यहाँ तक की तो दिक्कत हो चुकी। अब ये इतनी बड़ी बड़ी रकम जब बाहर वो कंपनियां जो यहाँ से कारोबार कर रही हैं, फिर तो 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचेंगे ही, कहाँ से निकालेंगे वो? अब ये सरकार कहाँ सोच रही है? सरकार ने टैक्सेस उनके ऊपर कम कर दिए, तो बजट आपके कैसे आएगा? आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा है। आपने कहीं ये नहीं बताया कि पैसा यहाँ से आएगा, हम पब्लिक को देंगे। अब देखिए, तेल महंगा हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जो सऊदी अरब में जिस तरीके से गड़बड़ चल रही है, उससे 5 रुपये तो तेल वैसे ही बढ़ गया है। तो उसमें 5 रुपये बढ़ने का मतलब है वो कितना बढ़ेगा, कितनी और चीज़ों पर असर पड़ेगा। तो
मोदी जी को सिर्फ इवेंट से मतलब है, हाँ। दूसरी चीज से मतलब नहीं है कि टेक्सास में ह्यूस्टन में उनको 50,000 लोगों ने हाथ हिला के अभिनंदन किया। उसमें कितने भारतीय थे, हाँ, सीधी हाँ। भारतीय ओरिजिन के थे, जी, लेकिन इंडियन नहीं थे वो। जी, वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए, उनके बच्चे कभी हिंदुस्तान नहीं आएंगे, भारत नहीं आएंगे। उन्होंने ना यहाँ पे कभी टैक्स देना है, ना यहाँ की क्लाइमेट करना है, रहना है। तो यहाँ तो आते तो बिस्लरी पीते हुए आते हैं, वो भी पैसा विदेशी को देते हैं, यहाँ का पानी भी नहीं पीते। तो ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान को कैसे जाने? हिंदुस्तान को जानने के लिए, भारत को जानने के लिए भारतीय होना बहुत जरूरी है। तो उनके ऊपर हम कैसे कनात कर सकते हैं कि हाँ अगर ये मोदी जी के साथ हो गए तो अब मोदी जी जीत जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। अनीस साहब, आपने बहुत ही बारीकी से चीज़ें बताई, ख़ास तौर पे ह्यूस्टन में जो शो किया गया उसमें पैसा कहाँ से लगा, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उसका हर भारतीय की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां अपने इलेक्शन जीतती रहें और हुकूमतों में बाकी रहें और आम जनता के लिए कुछ ना सोचें, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन मैं इस आशा के साथ कि भारत के लोग जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश को चाहते हैं कि ये तरक्की करे, वो ज़रूर इन बारीकियों को समझेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है कि ख़बरों के पीछे क्या कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंचाया जा सके। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो फ़ौरन तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन सूचना मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।